खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। आज लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करते हैं। कुछ खबरें और फिर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे हमारे साथ, इंतहाई अहम शख्सियत जिनसे हम गाइडेंस लेंगे। डन डाउन अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान अचानक सीज़ फायर कैसे करवा ली, वो क्या हुआ था, क्या डैमेज, क्या ख़तरात इंडिया को लाहक हो गए थे, इस पर बात करेंगे। मसले कश्मीर अब के मुज़ाकरात अब तीसरे मुल्क में होंगे। ये कैसे हुआ कि जो मसले कश्मीर को मसला ही नहीं मानते थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने वहाँ 7 लाख फ़ौज रखी हुई है, और अब वो किसी गैर जानबदार मान लिया, हमने मुतालबा भी शायद नहीं किया था, उन्होंने मान लिया। और क्या भारत दीगर इस्लामी ममालिक जिन्होंने हमारा साथ दिया है और जो आज बड़े प्राउड है, मैं मुल्क से बाहर था और मुझे बहुत से लोग मेरे मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के देवर ऑल कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस। बहरहाल जंग कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल अगर मुसल्लत कर दी जाए तो जवाब देना पड़ता है। और फिर हम बात करेंगे कि राफेल और S-400 चीनी टेक्नोलॉजी ने किस तरह तबाह किए और वो कैसे हुआ कि उनके तैयारे और उनकी फ़ौज बाकायदा वर्चुअली ब्लाइंड हो गई, अंधे हो गए और उनको हाथ पैर पड़ गए। ये तो आलमी दुनिया भी कह रही है। हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्शीद महमूद, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं डायरेक्टली इस सवाल पे आता हूँ कि निक रॉबर्टसन CNN का जर्नलिस्ट कहता है जब, तो दुनिया है जाती है कि इंडिया इस जंग के दौरान जो भी ये हमारा हो रहा था फौरी तौर पर रब्ता करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का सलमान जो किंग हैं या जो वहाँ के एयर अपेरेंट हैं उनसे, और फिर UAE में। ऐसा क्या हुआ कि इतने वार हिस्टेरिया के दौरान उनको ऐसे, जैसे दुनिया कह रही है, कैसे लाले पड़ गए? व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। देखिए, ये लीक आउट खबरें की जा रही हैं, मैं तो उससे एग्री नहीं कर रहा कि जी वो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हो गई। और ये देखें नेशनल कमांड अथॉरिटी का मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ 5 साल, मैं फॉरेन मिनिस्टर था। मुझे पता है कि कितनी सीरियस चीज़ है नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग। न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं वो तो इसका मुंह निकालते भी नहीं, इसका लफ्ज़ मुंह से, बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो निकालते हैं। तो ये खबर फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता सच है या नहीं, कि जी उनको ख़तरा हो गया कि पाकिस्तान कोई ऐसी स्ट्राइक ना कर दे। मैं नहीं मानता कि जी कोई अभी जंग लंबी भी नहीं हुई थी। माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़ी क़ुव्वत है कि कन्वेंशनली भी वो काफ़ी देर हिंदुस्तान के साथ लड़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खबर फैलाई जा रही है इंडिया की तरफ। मेरी ज़ाती राय है, जब वक्त आएगा आहिस्ता आहिस्ता बात खुल जाएगी, क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी ये शर्मनाक बात होगी कि अगर न्यूक्लियर थ्रेट नहीं थी, जो कि मैं समझता हूँ नहीं थी, तो वो कन्वेंशनल वॉर में अगर पाकिस्तान से डरे हैं, क्योंकि वजह यह है कि हमेशा कहते रहे ठीक बात माननी पड़ेगी, उनकी फ़ौज हमसे दुगनी है, प्रोफेशनल आर्मी दुगनी से भी ज़रा ज़्यादा है। मैं मानता हूँ इंडिया आर्मी की भी प्रोफेशनल है, हमारी भी प्रोफेशनल है। तो ये हमेशा कहा करते थे हमारी इकॉनमी बड़ी है, जो है वो कहा करते थे हमारी फ़ौज बड़ी है, जो है। तो आमतौर पर ही समझा जाता है रवायती तौर पे सही कि उनको एडवांटेज है लॉन्ग वॉर में। वो लॉन्ग वॉर के ज़माने चले गए। नंबर 1, अगर कन्वेंशनल लॉन्ग वॉर भी होती तो उनको 3 गुना बर्तरी हासिल कभी भी नहीं हुई। उनकी ये नहीं थी कि हमारी 6 है तो उनके 18 लाख हो, उनकी हमसे दुगनी 2.25 गुनी कह दें उनकी रही है फ़ौज। लेकिन ये तो ज़माना ही चेंज हो गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, इसलिए कि मॉडर्न वेपन्स में टेक्नोलॉजी बहुत किस्म की आ गई है। मैं यूरोपियन हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम पढ़ते थे, हैरान होते थे, कई साल लोग लड़ रहे थे और थोड़ी थोड़ी टेरिटरी चेंज हो रही थी। 10-10 फुट के बाद ट्रेंचेस ड्रिग करते थे, तो रिंग के फौजें बढ़ती थी। ये तो ज़माना उसमें था, जो एयरफोर्स थी वो सपोर्ट करने आया करती थी, वो फौजें आती थीं जब, तो एयरफोर्स सब्सिडियरी रोल में उनकी मदद करने आया करती थी। अब तो ये समय आ गया है कि इतनी तरक्की हो गई है लैंड फोर्सेस, टैंक्स और ख़ास तौर पे एयर फोर्स में, कि मॉडर्न डॉक्ट्रिन ये बन रही है कि एयर फोर्सेस आइंदा कॉरिडोर बनाएंगी जिसमें फौजें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। तो हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। सर गाइडेंस दीजिए, एयर डोमिनेंस, सर एक गाइडेंस दीजिए
कि ठीक है उनके पास बहुत असला था, वो फौज में उनके पास ज़्यादा थी, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास राफेल भी थे और उनके पास जो इंडिया ये कहा करता था और अब भी वो दावा करता है कि हमारे पास आईटी की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं किसी और के पास नहीं है। फिर हमने उनका 70% सिस्टम जैम कर दिया, हमने उनकी जो वो मिलिट्री सैटेलाइट जैम कर दी, हमने राफेल गिरा दिए। ये क्या था पाकिस्तान के पास, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कहाँ से आई थी? जी 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 जी, मैं उससे एक सबक भी हासिल कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान समझ जाए कि अब अगर ये ज़माना आ गया है कि एयरफोर्स पाकिस्तान ने डोमिनेंस 35 या 40 मिनट में हासिल किया। 65 वॉर में हमें 5 दिन लगे थे। हमारी बड़ी ज़बरदस्त एयरफोर्स ट्रेंड थी। ग्रेट हीरो ऑफ पाकिस्तान एयर मार्शल असगर खान, उन्होंने तैयारी की थी और 5 दिन पहले एयर मार्शल नूर खान, वो भी हीरो हैं, उन्होंने टेक ओवर किया था। इन 2 हीरोज़ ने एयरफोर्स में को ट्रेनिंग की। वो तो पहले थे एयर मार्शल असगर खान। तो ये 5 दिन लगे थे हमें, और हमारी जहाज़ भी हमने अच्छे थे, ट्रेनिंग कमाल की थी। अब के हमें 35 मिनट लगे एयर डोमिनेंस अचीव करने में। और आपने निक रॉबर्टसन का जिक्र किया, डेली टेलीग्राफ के एक रिपोर्टर ने, जो डिफेंस रिपोर्टर है, उसने ये कहा है कि जिस तरीके से जैम करके पाकिस्तान ने तबाही मचा दी हिंदुस्तान में कि उनके अंधे हो गए जहाज़ जो थे रेडार से, तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए। पहले कुछ बोलते नहीं थे, हमने जो दावा किया कि हमने 5 जहाज़ गिराए हैं, अब तो 6 कहा जा रहा है, उनमें से 3 राफेल थे, वो डिनाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर फिर भी वो नहीं समझते कि क्या बात है, तो आप पूछ रहे हैं क्या बात थी जिससे वो घबरा गए। मैं नहीं मानता कि कोई ये उनको थ्रेट थी। अमेरिका ने बताया किसी ने कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स मूव कर रहा है। अगर ये हुआ तो ये कवर स्टोरी होगी इंडिया की। मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल है असल में जो गैर उनके तवक्को ही नहीं थी कि किस किस्म की ये जो वॉर हुई है जिसमें उनकी साइट्स को जैम कर दिया, रेडार के वो असरअंदाज हो गए, उनकी कोई 75-70 साइट्स जो हैं वो उनको हैक कर लिया गया और उनके जहाज़ ऐसे मारे गए कि उनका पता भी नहीं लगा। वो तो अंधे हो गए बेचारे। ये उनका पायलट जो है उसको समझ नहीं आई कि करे क्या, इस तेज़ी में उनके जहाज़ आए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका ने भी मॉनिटर किया होगा और इंडिया ने भी, तो नेचुरली इंडिया तो रिसीविंग एंड सर एक चीज़ ज़रूर थी, सर एक चीज़ ज़रूर थी कि उस वक्त ये ज़रूर सदर ट्रंप को जो है ये भी खबर आई है कि उनको ये रिपोर्ट ज़रूर दी गई थी कि वहाँ जिस मुल्क की टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि इजराइल, अगर ये वार बढ़ती है, जो कि बढ़ रही थी और पाकिस्तान ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, वहाँ पर तबाही मची हुई थी, ये आगे हमले जो है किसी और मुल्क में भी मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए फौरी तौर पर जो अमेरिका है उसने फौरी तौर पर इंटरवेंशन करके इस चीज़ को रोका, क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, पहले तो इंडिया के साथ लग रहे थे, उनका ताल्लुकात हो रहा था। देखिए, मैं माजरत से, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कोशिश करूं कि पब्लिक को कोई समझा भी दूं, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आवर न्यूक्लियर वेपन्स आर ओनली मेंट फॉर इंडिया एंड फॉर नो अदर कंट्री। ये लोगों को पसंद आए बात या नहीं, क्योंकि ये बड़ी, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स, और हम इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने कई कॉन्फ्रेंसेस में, मैं नाम नहीं लेता, दुनिया को बताया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अलावा कि हाउ रिस्पॉन्सिबल वी आर। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि खुदा न खास्ता हम अब कुछ और करने वाले थे। ये आप अंदाजे ये ज़रूर लगा सकते हैं कि उनको ख़तरा था कि ऑलरेडी जो इजरायली लॉइटरिंग म्यूनिशन थी पाकिस्तान के लिए वो कोई तबाही नहीं मचा सकी। जो पाकिस्तान के लॉइटरिंग म्यूनिशन थे वो उन्होंने कमाल कर दिया हिंदुस्तान में। और 2 रातें तो ऐसी थीं कि जिनको ये ख्याल था पहले और पता नहीं चलता था कि जंग कैसे की जाती है, वो तो हैरान हो गए हिंदुस्तान में, राजस्थान से लेके नॉर्थ इंडिया तक, कि भाई ये तो हमारे लिए भी आफत होगी। कर्फ्यू लग गए हैं, अंधेरे हो गए हैं, सायरन्स बज रहे हैं, ऊपर जुगनू की तरह और आवाज़ें आ रही हैं और जुगनू की तरह चमक रहे हैं ड्रोन्स। तो ये जब ऐसे लग रहा था, मैंने देखा है
कि तो वाकई जंग का समा पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। तो एक तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक जो होता है ना, उनका ख्याल था कि इजराइल के हमारे पास आ गए हैं तो हमने जी कमाल कर दिया, उनके गिराए गए। हमने जो यूज़ किया रात को किए तो उसका मंजर ही और था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको अंदाज़ा हो गया कि ये कोई रवायती जंग नहीं रही, ये तो कहानी और हो गई है। हमारी हैक हो रही हैं और साइबर वॉरफेयर में हम बहुत आगे निकल गए हैं। अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा ही वक्त है आज, क्योंकि आप मसरूफ़ हैं। कसूरी साहब मान ही नहीं रहा था इंडिया के मसला, कश्मीर भी कोई कश्मीर का मसला है, और फिर अब वो तीसरे मुल्क में, गैर जानबदार मुल्क में जो नेगोशिएशन पे यानी मान गया। ये कितनी बड़ी फतह है पाकिस्तान की, एंड हाउ कम इंडिया चेंज इट्स स्टैंड्स? जब हिंदुस्तान में रिस्पॉन्सिबल हुकूमत थी, जब उनके लीडर स्टेट्समैन थे, वाजपेयी साहब हालांकि बीजेपी के थे, उनसे मैंने डील किया, और मनमोहन सिंह साहब कांग्रेस के थे, तो उनको इस बात की समझ थी जो इनको नहीं। वाजपेयी साहब ने कहा था यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। इनको ये नहीं समझ थी, ये गुरूर तकब्बुर में पागल हो गए थे, ये अपनी हिंदुत्व की जो नशे में आ गए थे, बदमस्त हाथियों की तरह। इनका ये ख्याल था हम बड़ी इकोनॉमी है, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे। वो उनको समझ थी और इनको अब समझ आ जाएगी। उनके दौर में मैं आपको बताता हूँ कि टॉक्स हमारी हो रही थी, 30 महीने हमारी टॉक्स हुई हैं न्यूट्रल मकामात पर, कभी बैंकॉक, कभी अबू धाबी, कभी दुबई, कभी लंदन। तो ये अब वहाँ वापस आएंगे जहाँ इनसे पहले लोग नतीजे पहुँच गए थे कि बस पाकिस्तान से बग़ैर किए बातचीत ना तो भारत अपना मकाम हासिल कर सकेगा जो उसकी ख्वाहिश है, और कश्मीर का मसला हल नहीं होगा विदाउट एन एग्रीमेंट एंड टॉक्स। ये हुकूमत आई है जिसने किया, और कब शुरू किया उसकी हिस्ट्री भी बड़ी क्लियर है। इन्होंने उस वक्त किया है, मैं हैरान हो गया कि मैं जब भी जाता था दिल्ली तो मैं जो हमारी हाई कमीशन है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मेरी मीटिंग कराती थी, कश्मीरी लीडर से मुलाकात कराती थी। क्यों? कि हम उन्हें बता रहे थे, मैं उनको कॉन्फिडेंस में डिटेल दिए बगैर बता रहा था कि जो हम कश्मीर की सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। इनको नहीं समझ आई, कांग्रेस को ये समझ थी। मैंने कांग्रेस को बता दिया था कि अगर कश्मीरियों ने रद्द कर दिया जो हम प्रॉब्लम्स, जो हम ढांचा बना रहे हैं, तो पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन उसको रिजेक्ट कर देगी, ऐसे सोल्यूशन को जिसमें हुर्रियत एक्सेप्टेबल ना करे। इसलिए उनको हम ब्रीफ करेंगे। इन्हें इतने अजीब और गरीब लोग हैं कि मोदी साहब की हुकूमत ने कहा अच्छा आप क्यों, कोई हमारे मिनिस्टर जा रहे थे मेरे बाद, तो एम्बेसडर कोशिश कर रहा था कि इनसे मीटिंग करवाने की कोशिश करे, तो मोदी साहब ने कहा अगर वो होगी तो नहीं आए टॉक्स होंगी। सर गाइडेंस चाहिए। आपने फरमाया है कि मोदी हुकूमत भी समझ जाएगी। मोदी हुकूमत तो अभी तक शायद नहीं समझ रही, क्योंकि उन्होंने आज भी आपने जो है वो 35 एयरपोर्ट उनके बंद हैं, और उसी तरह वहाँ पर जो है वो अनरेस्ट है, वो सीज़ फायर तो कर दिया, लेकिन लगता नहीं है कि उन पर जो है वो इत्मीनान किया जाए। दूसरी जानिब देखिए वहाँ पर जितना मीडिया है, जो खास उनके सहाफ़ी हैं जिस पर मोदी जो है बड़ा इत्मीनान करता है, वो आज भी इस्लामिक ममालिक को गालियाँ दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का जो है साथ दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ साथ वो तमाम ममालिक को शामिल कर रहे हैं, और जंगी जुनून इतना बढ़ चुका है कि ये बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा था जो कि मुकम्मल ना हो सकी, जो कि फेल हो गई, लेकिन अब भी वो इसको मुकम्मल करने के दर पे है। देखिए मेरी बात सुने, हिंदुस्तान एक चीज़ आप पल्ले बांध लें, मैंने डील किया है। हिंदुस्तान में कोई ऐसे बेवकूफ़ लोग भी आ गए थे जो मीटिंग्स में तो मुझे नहीं कहते थे जो ये हो रही है ना जो हमारी ट्रैक टू टॉक्स हैं, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ थे, 1-2 होते थे, लग के लिए अक्सरियत नहीं होती थी। अगर 6 हैं तो उसमें 1.5-2 कह लें ऐसे होते थे जो साइड पे चाय के दौरान कहते थे जी हालात बदल गए हैं,
अब देखें ना हमारी इकोनॉमी, हम तो जापान से आगे निकल गए हैं फला, ये नहीं बताते थे। और तुम्हारी इकोनॉमी आप जापान से जीडीपी में निकली है। अभी भी दुनिया के गरीब तरीन लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, वो इसलिए निकल गई है कि तुम्हारी आबादी बहुत बड़ी है। और ये ठीक है कि उन्होंने तरक्की की है। मैं भी एक सबक हासिल करना चाहूँगा एज अ पाकिस्तानी। फौज ने कमाल कर दिया, लेकिन हमें ज़ाया नहीं वक्त करना चाहिए जो बीच में मिला है। जब मैं मिलता था प्राइवेटली कह देते थे 11 टाइम्स हमारी इकोनॉमी है। देखें, हमें साइंस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, हमें बजट बढ़ाना पड़ेगा तालीम के, और पर्पसफुल एजुकेशन देनी पड़ेगी। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, होश में हम भी आ जाएं। हमें नहीं गलतफहमी होनी चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं, उनको भूखा मारेंगे। हमारे यहाँ डेथ्स होती हैं, ये जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, चाइल्ड स्टंटिंग है। हमें शर्म आनी चाहिए। हमको भी चाहिए कि हम इन्वेस्ट करें। आप 4-5 साल में देखेंगे कभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ज़रा फोकस किया आईटी पे, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं डबल हो गई हैं। तो इसलिए मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान को सबक नहीं, हमें सबक हासिल करना चाहिए। वाकई 11 गुना उनकी इकोनॉमी है, हमने क्यों होने दी? मानता हूं कि उनकी आबादी हमसे 4-5 गुनी आबादी है, 6 गुनी बढ़ी है, लेकिन भाई हमसे 11 गुनी कैसे बढ़ गई? तो हमको भी सोचना पड़ेगा। और ये इस चीज ने हमें मौका फराहम कर दिया कि जो बदमस्त हाथी बीजेपी की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट में, इसको कह रहा हूं, ये जो बदमस्त हाथी है, कुछ देर इसको लगाम लग जाएगी, अपने मुल्क को हम संवारें। मुझे शर्म आती थी जब मुझे कहते थे कि हमारी इकोनॉमी आपसे 11 गुनी बढ़ी है। अगर फौज ने इनको सबक ना सिखाया होता तो शायद आपको ये इस किस्म का सुनहरी मौका ना मिलता जो मिल गया। अपनी तरजीहात ठीक करें, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ठीक करें, बच्चों पे इन्वेस्ट करें, औरतों की तालीम पे इन्वेस्ट करें। दैट इज हाउ यू, मैं दावा करता हूं अगर आपने किया 4-5 साल में, you will be considered one of the 8 or 10 important countries in the world. You can't be more correct in this regard, जनाब कसूरी साहब। यकीनन दिस इज़ आवर आकली झील। एक मैं और ज़रा ज़मीनन सवाल करता हूँ, ये तो बड़ी अहम बात की आपने, शायद सबसे अहम बात, लेकिन ये डू यू हैव एनी इन्फो कि ये अगर टॉक्स होती हैं हमारी कश्मीर पे, तो कौन सी किस्म वेन्यू क्या होगा, या इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट? देखिए, माजी में दुबई, अबू धाबी, बैंकॉक, लंदन सभी थे, तो उनमें से वो होगा। और क्या समझते हैं आप कसूरी साहब, क्या समझते हैं कसूरी कि आप दोबारा एजेंडे पे कश्मीर आ चुका है, हैविंग डेमोन्स्ट्रेटेड आवर कैपेबिलिटी टू, जिस तरह आपने कहा कि हमने फोर्स को ब्लाइंड कर दिया, तो विल दे कम टू टर्म्स टू हैव सम काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू? सर, एक ज़मीनी सवाल है, साथ साथ के वाटर ट्रीटी भी उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है, उस पर भी ज़रा गाइडेंस दीजिएगा कि उसका क्या बनेगा। क्या वो उस पर टॉक्स करनी चाहिए, या उसको इंडिया को कहना चाहिए कि इसको उसी तरह वापस लें जिस तरह उन्होंने इसको मुअत्तल किया? देखिए जी, वाटर पे तो मैं छोटा सा जवाब दे देता हूं। वाटर जो है ना, पाकिस्तान में कोई हुकूमत इतनी पागल नहीं होगी कि 25 करोड़ अवाम भूख और प्यास से वो ऐलान कर चुके हम मारेंगे। वो कहता है ये हमारा पानी है, उसके बाप का पानी है, कहते हैं हमारा पानी है। ये तुम्हारा कहां से पानी है? ये तो हजारों साल से इंडस बह रहा है और हमारे इलाके में बह रहा है, तुम्हारा कहां से पानी आ गया? सिर्फ इसलिए कि तुमने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ। एक बात बता दूं, ये मैंने आपको शायद पहले भी कही होगी, बता देता हूं कि अमेरिकन सेनेट में एक ऐसे ही मौके पे, हमारी हमेशा ही गड़बड़ अनफॉर्चुनेट इंडिया पाकिस्तान की रहती है, तो एक डिबेट हुई थी, उसका नतीजा ये था कि कश्मीर पे जंग होना हो पानी पे हो जाएगी। ये पानी पाकिस्तान ने सही कह दिया कि ये तो जिस दिन उन्होंने पानी हमारा बंद किया, या खुदा ना करे बंद कैसे कर सकते हैं, कोई ये हाथी तो नहीं के सामने क्या कर देगा, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा वो दरिया चढ़ा, माइटी इंडस उसको कहते हैं। हाँ, ये 20-25 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, इतनी स्टोरेज बढ़ा दें, तो हम अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आएगा तो हमने उड़ा देंगे। मेरे जैसा बंदा भी जिसने अमन के लिए बड़ा काम किया है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल, अगर एक कौम तुल जाए दूसरी को जिंदगी हराम कर दे, मेरी तो अपना रकबा कसूर में है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे तो फिर भी बड़ी ज़मीन है, मेरे इर्द गिर्द 4-4 किले के लोग मालिक हैं, वो तो भूख से मर जाएंगे।
और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान फ्रंटियर 75% लोग तो ज़राअत से हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं कि पानी बंद कर दे, और इसीलिए सही कहा गया कि वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। कसूरी साहब, I know you have been kind enough to give us your time in your very tight schedules of you, और आपने बहुत ही यानी मैं समझता हूँ बड़े आला अंदाज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था हमारा पहला सेगमेंट, मगर जब हम वापस आएंगे तो ये जो ख़ास तौर पे इशारा किया हमारे कसूरी साहब ने कि हमने उनको कैसे अंधा कर दिया, उनके सिस्टम को कैसे जैम कर दिया, जिसको वो मानने पर अब इनकार कर रहे हैं और बौखलाहट में उनके मीडिया पर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। ये हमारे साथ दो दिफाई अमूर और टेक्नोलॉजी के माहिर लोग होंगे जिनसे हमने पूछेंगे हाउ डिड वी अचीव दैट, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल जनाब इजाज़ महमूद मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं एयर मार्शल साहब, मैं अब डायरेक्ट इस सवाल पे आता हूँ कि ये ब्रीफ सी जो एक कन्फ्लिग्रेशन कह लें जो हमारी लड़ाई हुई, ये इतनी सिग्निफिकेंट थी कि ऐसे लगता है कि दुनिया की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बदल गई है और एक ऐसा वाक़या हुआ है कि कोई इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू इज़ सर कि हाउ कम कि हमने उनके जहाज़ों को ब्लाइंड कर दिया। और अभी मैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से बात कर रहा था पिछले सेगमेंट में, तो वो एक बड़े कदावर आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आलमी मीडिया भी मानता है। क्या अंदाज़ा नहीं था इंडिया को द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एंड द वे वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड एट सच अ मैसिव लेवल इन सच अ ब्रीफ टाइम स्पैन? जनाब महमूद मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जब आप कोई इक्विपमेंट लेते हैं ना, तो उसके जो हार्डवेयर और उसके जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं वो तो नज़र ही आ रहे होते हैं, उसमें ऐसा कोई छुपाने वाली या सीक्रेसी की कोई बात नहीं होती। असल चीज़ ये है कि उन इक्विपमेंट के साथ जो आपको कैपेबिलिटी मिलती है उसको आप एम्प्लॉय कैसे करते हैं, असल जो सीक्रेसी है वो उसमें है। और हमारे केस में अभी हमने जो अपनी एयरफोर्स में मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिजिनसली शुरू किया हुआ था, जिसके आर्किटेक्चर हम खुद बना रहे हैं और उसके लिए जो इक्विपमेंट इन कंट्री अवेलेबल है वो हम अपना इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीज़ें हम बाहर से लेके उनको, लेकिन उसका सारा जो सॉफ्टवेयर और कंट्रोल है और उसका आर्किटेक्चर और उसका ऑपरेशनल जो यूटिलाइजेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत सीक्रेट नहीं, बल्कि वो आप समझिए कि वो टॉप सीक्रेट होते हैं। तो दुश्मन ने हमारे बारे में जो एस्टीमेट लगाया उसमें उन्होंने अपने आप को बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में रखा कि जी हमारे पास 850 जहाज़ हैं, रशियन ओरिजिन के, फ्रेंच ओरिजिन के और जो है बेहतरीन यूरोपियन ओरिजिन के हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो हम प्रेसिजन के साथ पाकिस्तान को एंगेज करेंगे और पाकिस्तान से जो है एक शॉर्ट टर्म या लिमिटेड वॉर में हम कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी और फिर जो हुआ वो हमने भी देखा, आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा। ये काई साहब मॉडर्न वॉरफेयर हिस्ट्री में यकीन कीजिए ये एक बहुत बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट है, जिसमें 1990 से जो है एयर पावर बड़ी एक्सटेंसिवली यूज़ हुई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में, मिडल ईस्ट में, अफ़गानिस्तान में और अभी तक हो रही है गाज़ा में। लेकिन वहाँ सब जगह ये एक तरह के बिनाइन या कमज़ोर मुल्कों के ख़िलाफ़ दुनिया भर की माइट जो है वो इकट्ठी हो के उन पे हमलावर हुई और उन्होंने बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के अपने मतलूबा अहदाफ हासिल किए। ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ और अच्छी तरबियत के साथ एक मिक्स, एक कॉम्बिनेशन के साथ ये जंग होना थी। लेकिन जो साबित हुआ वो ये है कि शायद भारत ने इक्विपमेंट तो एक्वायर कर लिया है, लेकिन वो उसके ऊपर अपने लोगों को
उस तरह कॉम्बैट रेडी ट्रेनिंग देने में नाकाम रहे। लेकिन सर यहाँ मलिक साहब जो समझा गया, इस जो जंग में समझा गया था, वो तो यही समझा गया था कि पाकिस्तान भी शायद उसी तरह है जिस तरह उन्होंने गज़ा को लिया, ये वो सारा कुछ किया, और पाकिस्तान को भी इसी तरह ही समझा जा रहा था कि इनके पास जहाज़ कम हैं, जो जहाज़ हैं वो उस टेक्नोलॉजी के नहीं हैं। राफेल एक गरूर था भारत का और पूरे यूरोप का गरूर था, अमेरिका भी उस पर हैरान था। लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है राफेल, उसको गिराना, क्या हमारी जो J-10 की टेक्नोलॉजी, जिसको चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो बर्तरी हासिल की है उसने, या हमारा अपना कोई ऐसा सिस्टम था जो कि हमने उसको चकमा दिया? काई साहब मैं अर्ज करूं, कल अगर आप सुन रहे थे तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की, उसमें हमारे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस ने ये चीज़ बड़ी वजाहत से बयान की कि ये एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर थी। इसमें तमाम जो हमारे प्लेटफॉर्म जिन्होंने हिस्सा लिया, वो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स हो, वो जैमिंग के प्लेटफॉर्म हो, वो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स के प्लेटफॉर्म हो, वो एक दूसरे के साथ डाटा लिंक्स के साथ वो कनेक्टेड थे। यानी ये आप ये समझिए कि एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स पैकेज में, जिसमें सुनने वाले, देखने वाले और एक दूसरे को असिस्ट करने वाले सारे एलिमेंट जो है ना, वो सीमलेस तरीके से वो इसमें इंटीग्रेटेड थे। और आखिरी जो चीज़ होती है वो यकीनन इसका जो मिशन कमांडर होता है और जो इसमें पायलट्स हैं, जो इसके कंट्रोलर्स हैं, उन सब की महारत कि वो अपने अपने इक्विपमेंट को उस थ्रेट इन्वायरमेंट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सिमुलेशंस में और क्लासरूम में, ट्रेनिंग इन्वायरमेंट में बात और होती है, लेकिन हमारा जो एयरफोर्स का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, हम हमेशा अपने जो ऑपरेशंस हैं वो हम कंडक्ट करते हैं जी। उसके ट्रेनिंग जो है वो रियल वॉर टाइम सिनेरियोज़ में करते हैं, यानी उसमें हम कोई सेफ्टी कंसिडरेशन नहीं रखते और हम वो तमाम सिनेरियोज़ जो हैं वो क्रिएट करते हैं जो कि दुश्मन कर सकता है। अच्छा, यही हमारी स्ट्रेंथ है। एक बात और बताइएगा, अल्लाह के फजलो करम से। एयर वाइस मार्शल साहब, एक और बात, somebody told me, but naturally you can confirm it or reject it, फतेह 1 और फतेह 2 की जो प्रिसीजन है वो सुना है गैर मामूली है। मुझे कहीं अंदर से एक खबर मिली, मगर अभी कंफर्म शायद हो या ना हो। तो ये फतेह 1 और फतेह 2 की क्या कैपेबिलिटी है और कितना रोल था इसका हमारी इस सक्सेस में? जी देखिए जी, अमूमी तौर पे मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो है ना, दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक उसका गाइडेंस सिस्टम है और एक कि वो किस तरह का और किस मिकदार का इक्विपमेंट, कितनी पेलोड जो है वो कितनी तेज़ी से लेके जाता है ताकि दुश्मन का रिएक्शन टाइम कम हो जाए। और जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, इसकी पैमाना होता है जी सर्कुलर एरर पोल, CEP इसको कहते हैं। ज़ाहिर है वो हम लोग डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि वही हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन है और वही हमारा जो है ना, आप कहिए कि एक सीक्रेट है। तो उसको रिवील किए बगैर हमें ये पता था अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपने ट्रायल्स में इससे पेशतर ये इस तरह के अहदाफ पे रियल टाइम में इसकी तरबियत जो है अपने ऑपरेटर्स की हुई थी। और नतीजा आपने देखा कि हमने कोई भी टारगेट मिस नहीं किया। कल हमने 26 टारगेट्स की इंगेजमेंट की बात की तो भारत भी मान रहा है कि उनको हमने 26 या 26 जगहों पे उनको एंगेज किया और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बता रहा है। एयर मार्शल साहब, हमने आप देखिए ना, कल उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सर, हमने S-400 जो है उनका डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे JF थंडर ने जाकर वहाँ पर पलटना झपटना सब कुछ दिखाया और बाकायदा तौर पर वहाँ पूरा ऑपरेशन करके वापस आए कामयाबी के साथ। और उनका वहाँ ये भी कहा जाता है कि इजराइल की दी हुई आयरन डोम भी थी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को हमने डिस्ट्रॉय किया है, ये किस तरह मुमकिन हुआ कि इतना बड़ा वो सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, जिस पर जो है वो उस पर भी गुरूर था उनको कि वो उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करके हम वहाँ से निकल आए। क्या आप समझते हैं कि उनके पास बैकअप है? बिल्कुल जी,
जिस तरह स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए उनको जो है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जिस पे वो बड़े अपना तकब्बुर कर रहे थे वो राफेल जहाज़ थे, इसी तरह एयर डिफेंस के लिए वो अपने S-400 बैटरीज़ पे जो उन्होंने 5 बैटरीज़ रशिया से ली थी और उनको जो उनके वल्नरेबल एरियाज़ थे उन सब की कवरेज के लिए उनको उसके डिफेंस के लिए उन्होंने लगाया हुआ था। तो हमने तो उनमें से सिर्फ जो है जी 2 को टारगेट किया, क्योंकि जहाँ से हमारे ऊपर कोई अटैक जो है इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में आ सकता था और उनको पहले ही हल्ले में जो है उस पहली वेव में उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एयर मार्शल साहब, एक और मैं हवाले से बात करना चाहूँगा। एक चाइनीज़, इफ़ आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली, एक PS शायद 15 है जो एक बहुत ही प्रिसीजन मिसाइल चाइना का भी है, उसका रोल और कहा जा रहा है, जहाँ एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद अख्तर साहब मेरे साथ थे अगले दिन, कि ये जो वार थिएटर में टेक्नोलॉजी चाइना की टेस्ट हुई है, इसने तो पूरा रुख बदल के रख दिया है। एंड अब लोगों यानी इसको कैसे देखेंगे आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इससे पहले चाइना ने पिछले 10 से 15 सालों में एविएशन इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत एडवांसमेंट की। देखिए अब वो कहाँ वो अगर पुराने वक्तों की आप देखें तो वो हम उनके जहाज़ जो हैं वो F-6 जहाज़ उड़ाया करते थे और FT-7 जहाज़ उड़ाया करते थे, जो आप समझिए कि मैनुअल जहाज़ थे, उनको 2.5 जनरेशन समझा जाता था या कहा जाता था। आप देखिए वो 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज़ बना रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस है। लेकिन चाइना चूँकि उसका मेन फोकस जो है वो इकोनॉमिक माइट पे है, उनकी किसी से जो है डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, तो इसलिए चाइनीज़ इक्विपमेंट जो है वो किसी रियल वॉर थिएटर में इससे पहले इतने भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो मैं आज एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी और उसको ऑपरेट करने वाले पाकिस्तानी, तो 2 बेहतरीन चीज़ों की फ्यूजन से, आपस में मर्जर से ये एक ऐसा पोटेंट थ्रेट बन गई है कि जिसने पूरे इस मलिक साहब, एक छोटा सा सवाल है कि हमने चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया, चाइना की टेक्नोलॉजी थी, हमने उसको इस्तेमाल किया। चाइना ने 40 साल तक ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन हमने इस्तेमाल करके चाइना की मार्केट को इतना ऊंचा ले गए हैं, इतना बढ़ा दिया है। क्या चाइना हमें S-35 गिफ्ट करेगा? देखिए जी, गिफ्ट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऑलरेडी हमारी उनके साथ नेगोशिएशन तो पहले से ही चल रही थी। अब ख़बरें हैं कि वो इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक पे वो होगा, ताकि अगर आइंदा कभी कोई ज़रूरत पड़े तो उससे पहले हम उसको लेके इंडक्ट करके और उसको जो है कॉम्बैट रेडी। ठीक फरमाया एयर वाइस मार्शल जनाब एजाज महमूद मलिक साहब ने दुरुस्त कहा कि नथिंग इज गिफ्ट, विल हैव टू बाय दैट, वी आर एबल टू बाय दैट। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब फॉर गाइडिंग अस। तो ये हुआ है, बड़ा अनएक्सपेक्टेडली हुआ है, मगर यहाँ मैं फिर वही बात करूँगा कि ये जो हमें मौका मिला है, और जिस तरह अभी खुर्शीद महमूद कसूरी साहब कह रहे थे, वी मस्ट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर एंड बी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग टू फेस दी challenges that may come। ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।